फ्रेंड्स, रोहित हेयर। आज हम लोग यूनियन बजट को डिस्कस करेंगे और उसको अच्छे से करेंगे। याद रखिए कि बजट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें किस स्कीम में कितना रुपया डाला गया। ये सब थोड़ा बहुत एक आध प्रश्न आपको पीटी में जरूर मिल सकता है, पर आपको फाइनली मेंस का एग्जाम लिखना होगा। और ध्यान रखिए कि जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें दो ही डॉक्यूमेंट आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एक डॉक्यूमेंट जो है वो है इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है बजट। जैसे कि अगर मानते हैं कि आपने कुछ आंसर लिखा मेक इन इंडिया पे, उस मेक इन इंडिया के आंसर को जब आपको सब्सटेंशिएट करना होगा तो डिस्कशन के बीच में हम आपको बताएंगे कि डिफेंस वाला जो बजट है, डिफेंस वाला जो सेक्शन है, उसमें मेड इन इंडिया सामान के लिए कितना % रिजर्वेशन रखा गया है, कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर से कितना लेना होगा। जब उन चीज़ों को आप अपने मेंस के आंसर में इनकॉर्पोरेट करेंगे तब जो है आपका मेंस का आंसर कंप्लीट बनेगा और मेंस का आंसर इंपैक्टफुल बनेगा। जो आप बार बार सोचते हैं कि किसी को मेंस में ज़्यादा नंबर इसलिए मिलता है क्योंकि वो ये दो डॉक्यूमेंट से ही डेटा को कोट करता है। बेसिकली जब आप ये दो डॉक्यूमेंट से डेटा को कोट करते हैं, ये दोनों डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का डेटा है और जब गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है तो आपके आंसर को एक जेन्युइननेस प्रोवाइड करता है। तो मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में जो फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा उसके लिए हम लोग आज कवर कर लेंगे और आपका सारा चीज़ इससे कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बजट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रश्न देता हूं कि अंडर द पीएम गति स्कीम हाउ मच मनी विल बी मोबिलाइज्ड टू कॉम्प्लीमेंट द पब्लिक रिसोर्सेज। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़। आपको लेक्चर के एंड में इसका आंसर खुद पता चल जाएगा। लेक्चर के एंड में इसका आपको आंसर खुद मिल जाएगा जब मैं पीएम गति स्कीम बताऊंगा और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। और एक चीज और मैं बता रहा हूं कि मैं ज्यादा कंसेप्ट पर फोकस करूंगा, किसमें क्यों दिया गया ये इंपॉर्टेंट है। बजट को पढ़ने का ये तरीका है कि क्यों दिया गया, गवर्नमेंट ने ये मूव क्यों लिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, अगर आप बजट को देखें तो बजट कहीं संविधान में डिस्कस्ड है ही नहीं। अगर आप देखें तो बजट वर्ड जो है अपने संविधान में कहीं मेंशन नहीं है। वर्ड इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर। वर्ड जो है अपने संविधान में कहीं मेंशन्ड है ही नहीं। अपने संविधान में जो वर्ड मेंशन्ड है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर हम लोग जनरल टर्म्स में इसको बजट बोलते हैं। अगर आप बजट के बारे में देखें तो जो गवर्नमेंट का कंप्लीट बही खाता को ही आप बजट कहते हैं। मतलब कि एक ये आपका पर्स है, इस पर्स से मानते हैं आप सब्जी लाने गए, आपने मोबाइल रिचार्ज किया, सब चीज़ जो ये है ये आउटलेट है। पर पैसा कहाँ से आपका आ रहा होगा? सैलरी से आ रहा होगा। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप कहीं कोचिंग में काम कर रहे होंगे तो वहाँ से पैसा आ रहा होगा, सैलरी के रूप में पापा भेज रहे होंगे। तो ये जो बजट बताता है कि आपको किन किन सोर्सों से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ आप पैसा खर्चा करेंगे और क्यों पैसा खर्चा करेंगे, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। ये पैसा आपने कितना खर्च किया, आपको पैसा कितना आया, इसका जो लेखा जोखा जो एनालिसिस है वो है इकोनॉमिक सर्वे। तो इट इज अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंसेस इंक्लूडिंग इट्स रेवेन्यू फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, कहाँ से हमारा पैसा आएगा, एंड द आउटलेज दैट विल बी इनकर्ड इन द डिफरेंट एक्टिविटी। आप कहाँ खर्च करेंगे, मनरेगा में खर्च करेंगे कि डिफेंस में खर्च करेंगे कि शिक्षा में खर्च करेंगे कि हेल्थ में खर्च करेंगे, ये बजट बताता है। अब प्रश्न उठता है कि संविधान का कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान है। तो संविधान का जो धारा है वो 112 बजट से डील करता है। बजट का मतलब होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट वर्ड तो मेंशन है ही नहीं, पर बुद्धिमानी ये होगा कि हम लोग 112 के थोड़ा आगे पीछे भी देख ले कि कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो अगर आप देखते हैं तो 110 जो आर्टिकल है वो मनी बिल से रिलेटेड है। मनी बिल क्या है? मनी बिल लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। 111 जो आर्टिकल है वो किससे डील करता है? जो बिल, मनी बिल या जो भी बिल, फाइनेंस बिल जो पार्लियामेंट से पास हो गया, उसकी जो
सहमति राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा दी जाती है उससे रिलेटेड है। तो 110 इज रिलेटेड टू द मनी बिल, 111 इज रिलेटेड टू द एसेंट टू द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड 112 इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच वी ऑफन कॉल इट एज अ बजट। अब हम लोग कुछ फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फैक्ट है। हमने बनाया है कि डू यू नो दिस फैक्ट अबाउट द बजट, क्योंकि एक देखिए कभी जब एग्जाम में पूछ लेते हैं, और जब एग्जाम में पूछ लेते हैं तो ऐसा कोई भी चीज़ अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें तैयार रहने में कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रश्न उठता है कि द फर्स्ट बजट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय यू। पहला बजट भारत जब आज़ाद हुआ तो किसने प्रेजेंट किया? वो बजट 26 नवंबर 1947 को प्रेजेंट हुआ था। आपको ये हुआ। अगर आप देखते हैं कि जो पहला बजट प्रेजेंट हुआ है वो देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर R.K. शनमुखम सेठी के द्वारा प्रेजेंट होता है। पर यह है कि ये जो बजट रहता है ये कौन सा बजट रहता है? इंटरिम बजट रहता है। इसमें कोई टैक्स का प्रावधान वगैरह नहीं होता है, इंटरिम बजट होता है। और इनका जो टेन्योर है शनमुखम सेठी जी का बहुत ही शॉर्ट लिव टेन्योर है, क्योंकि इनका एक सबऑर्डिनेट था। वो जो सबऑर्डिनेट है कुछ धांधली करते पकड़ा गया या कुछ गलत काम करते पकड़ा गया, और ये खबर उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पता चलता है, और जवाहरलाल नेहरू ने इन पर एक्शन लिया और इनको फाइनेंस मिनिस्टर से हटाया। ऐसा कहा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई नहीं है पर ये इनसाइड स्टोरी है, इसलिए इनको हटाया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री उस समय के प्रॉबिटी को से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। जो ईमानदारी है, प्रॉबिटी है चरित्र में, उनको लगा कि आपका जब सब ऑर्डिनेट बदमाशी कर रहा था, धांधली कर रहा था, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इनको थोड़ा स्टंट कर दिया गया था। ये ऑफिशियल स्टोरी नहीं है पर इनसाइड स्टोरी यही है। अभी एक एग्जाम हुआ था बिहार प्रोजेक्ट मैनेजर, उसमें एक प्रश्न पूछा था कि द फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट द बजट। द फर्स्ट वुमेन, बहुत लोगों ने निर्मला सीतारमण को मारा था, पर याद रखिए द फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट द बजट वाज नो अदर देन इंदिरा गांधी इन 1969। कैसे? इंदिरा गांधी जी की कुछ उस समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मोरारजी भाई से उनकी कुछ डिफरेंसेज हो जाते हैं। वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहते हैं पर उनका फाइनेंस मिनिस्ट्री को खींच लेते हैं। जो जनता पार्टी वगैरह की सरकार बाद में बनेगी वो सब तो आपको पता ही होगा, पर उनका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपने खींच लेती हैं, प्राइम मिनिस्टर रहती हैं, अपने अंदर पावर ले लेती हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की, और बजट प्रेजेंट करती हैं, नॉट एज अ फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर बट एज अ पार्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर। बट याद रखिएगा जो पहली वीमेन जो प्रेजेंट करती हैं बजट को वो हैं इंदिरा गांधी। फर्स्ट फुल टाइम वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो निर्मला ताई हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं, ये फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इंदिरा जी उस समय की फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी। यही दोनों में अंतर है, और कन्फ्यूजन जहां पे भी रहेगा वहीं से प्रश्न बनते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर दैट हैज प्रेजेंटेड द बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज़्यादा बजट अगर प्रोड्यूस किया है, प्रेजेंट किया है तो 10 बार प्रेजेंट किया गया है, और मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया है। तो 2 नंबर पे किसके द्वारा किया गया है? पी चिदम्बरम जी के द्वारा किया गया है। 9 बार इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है। द फाइनेंस मिनिस्टर हु पुट एन एंड ऑन द ट्रैक ऑफ द लिबराइजेशन थ्रू द इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये तो अपने इकोनॉमी के हीरो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। इनका तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि अगर ये ना होते तो पता नहीं अभी हम लोग बीओपी क्राइसिस में रहते या क्या रहते। पर उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, और ये फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के समय। हु चेंज द टाइमिंग ऑफ द बजट? यशवंत सिन्हा ने टाइमिंग ऑफ द बजट को चेंज किया 1999 में। याद रखिए कि पहले जब बजट प्रोड्यूस भारत में तब होता था जब वहाँ पर लंदन में 11 बज रहा होता है तो उसके टाइमिंग के हिसाब से बजट प्रेजेंट होता था। जब वहाँ 11 बज रहा होता है तो भारत में उस समय 5 बज के शाम हो रहा होता है। तो 5 वही चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, जो अंग्रेजों की जो लीगेसी है उसको कंटिन्यू कर रहे होते हैं, और बजट 5 बजे शाम में ही प्रोड्यूस होता था भारत में, प्रेजेंट किया जाता था भारत में। यशवंत सिन्हा जी आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, उन्होंने चेंज किया कि वाई टू कैरी द लीगेसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, और बजट का टाइम बदल के सुबह कर दिया गया। तो ये जो चेंज किया गया था वो मिस्टर यशवंत सिन्हा के द्वारा किया गया था। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट ऑफ द बजट को देखेंगे, और एनालिटिकल पार्ट ऑफ द बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट क्यों ये मूव ले रही है। एनालिटिकल पार्ट आप समझ जाएंगे तो आपके लिए सहूलियत है चीज़ों को रिलेट करना। देखिए, जो जीडीपी होता है, जो सकल घरेलू उत्पाद जिसको आप कहते हैं, जीडीपी है क्या? C + I + G + NX। NX क्या है? नेट एक्सपोर्ट। G क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। I क्या है? इन्वेस्टमेंट।
और सी क्या है, कंजम्पशन, और जो हम और आप जो इंडिविजुअल कंजम्पशन और द प्राइवेट कंजम्पशन इसको आप कहते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन कहते हैं। अगर आप जीडीपी, ये डिमांड साइड ऑफ द जीडीपी, जो जीडीपी कैलकुलेट करने का एक तरीका है डिमांड साइड ऑफ द जीडीपी, उसका ये फॉर्मूला है। याद रखिए कि जीडीपी वाला जो पूरा सिस्टम है उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, प्राइवेट कंजम्पशन का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, जिसको आप कहते हैं डिमांड। डिमांड हमारे और आपका डिमांड, जैसे अगर हमको टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, खाना खाना है, हमको कार खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, तो वो जो हमारा और आपका जो डिमांड है वही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में उसका 56% के आसपास का कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी सरकार भारत में रहे, कांग्रेस बीट बीजेपी बीट बीएसपी, अगर कोई सरकार कुछ भी काम नहीं करती है, फिर भी हमारा इकोनॉमी 4 से 5% पर ग्रो करेगा। क्यों 4 से 5% पर ग्रो करेगा? क्योंकि हमारा जनसंख्या इतना ज़्यादा है, हम इतने पॉपुलस कंट्री हैं कि ये वाला फैक्टर तो हमेशा चलते रहेगा। आप कुछ भी सरकार नहीं करेगी, फिर भी कंजम्पशन बढ़ते रहेगा, और जब फिर भी कंजम्पशन बढ़ते रहेगा तो ध्यान रखिए इसका 56% ऑफ द कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में। अगर सरकार कोई भी नीति नहीं लाएगी फिर भी हम 4 से 5% पर ग्रो करेंगे। अगर सरकार थोड़ी भी अच्छी नीति लाएगी तो इंडिया के पास इतना पोटेंशियल है कि हम लोग 8 से 9% पर ग्रो जरूर करेंगे। तो 8 से 9% पर ग्रो करना, उसमें देश के और गवर्नमेंट का बहुत योगदान नहीं है, उसमें हमारा और आपका ज़्यादा योगदान है। हम इतने पॉपुलस कंट्री हैं कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसके थ्रू हम ग्रोथ को ले सकते हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि चाइना का भी ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन प्राइवेट कंजम्पशन का 56% के आसपास है। पर याद रखिए कि प्राइवेट कंजम्पशन, अभी सरकार क्या कोशिश करेगी, वो प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ाने की कोशिश करेगी। क्यों? अगर मानते हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन अभी मानते हैं 10 है, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़कर 100 हो जाता है, मतलब अभी पूरे देश में अर्थव्यवस्था 10 चीज़ का डिमांड कर रहा है। अगर प्राइवेट कंजम्पशन 100 चीज़ का डिमांड करने लगता है तो इंडस्ट्री क्या करेगा? अगर 100 चीज़ का डिमांड है तो इंडस्ट्री प्रोडक्शन बढ़ाएगा, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। अब नेट एक्सपोर्ट्स तो छोड़िए, अगर आप, और गवर्नमेंट तो एक्सपेंडिचर कर ही रही है, तो ध्यान रखिए गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है कि गवर्नमेंट के हाथ में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अभी गवर्नमेंट मूव कर रही है, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। लेकिन अगर हम लोग किसी तरह से, अगर हम लोग प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ा देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था के चक्के चलने स्टार्ट हो जाएंगे। प्राइवेट कंजम्पशन को कैसे बढ़ाएंगे? अभी लोग डिमांड ही कम कर रहे हैं। क्यों डिमांड कम कर रहे हैं? उनके पास जॉब नहीं है। तो सरकार क्या कर रही है कि सरकार खर्च करना स्टार्ट कर रही है। इसीलिए आप पूरे बजट में पाएंगे कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस करेगी। क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर? सरकार पोर्ट में खर्च करेगी, रोड में खर्च करेगी, रेलवे में खर्च करेगी, ब्रिज बनाएगी, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार 1 रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जो जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, अगर सरकार 1 रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करती है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसका स्पिल ओवर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब क्या हो गया कि अगर 1 रुपया सरकार खर्च की पोर्ट बनाने में, तो पोर्ट बनाएगी तो उसमें सीमेंट लगेगा, छड़ लगेगा, गिट्टी लगेगा, तो उसके स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमी ज़्यादा हैं। और 1 रुपया अगर सरकार खर्च करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो उसका इकोनॉमी में जो स्पिल ओवर इफेक्ट है 4 रुपया तक स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। इसीलिए सरकार का इस बार का जो खर्च रहेगा, आप देखिएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो एसेट क्रिएट करता है, मतलब पोर्ट कर रहा है, ये सब ब्रिज कर रहा है, हम आगे भी आपको बताएंगे। तो याद रखिए सरकार 2 काम करना चाहेगी। सरकार कंजम्पशन को बढ़ाना चाहेगी, प्राइवेट कंजम्पशन तब बढ़ेगा जब जॉब क्रिएट होगा, जॉब क्रिएट तब होगा जब इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट तब क्रिएट होगा जब गवर्नमेंट अभी मूव करेगी। गवर्नमेंट कैसे मूव करेगी? गवर्नमेंट डिमांड क्रिएट करेगी। गवर्नमेंट कैसे डिमांड क्रिएट करेगी? गवर्नमेंट पोर्ट में इन्वेस्ट कर देगी। जब पोर्ट में इन्वेस्ट करेगी तो सीमेंट का मांग बढ़ेगा। जब सीमेंट का मांग बढ़ेगा तो डालमिया इन्वेस्ट करके सीमेंट का फैक्ट्री लगाएगा, सीरी सीमेंट फैक्ट्री लगाएगा। जब सीरी सीमेंट फैक्ट्री लगाएगा तो जॉब क्रिएट होगा, जॉब क्रिएट होगा तो सी वाला पैरामीटर मूव कर गया। जब सी वाला पैरामीटर मूव कर गया तो हमारा जीडीपी ग्रो कर जाएगा। तो यही पूरा थीम रहेगा। और इस चीज़ को याद रखिएगा कि 1 रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर सरकार करती है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट 4 रुपया तक जाता है। 4 रुपया एग्जैक्टली नहीं जाता है, अगर आप देखें तो 2.5 रुपया से 4 रुपया तक का उसका स्पिल ओवर इफेक्ट है। मतलब आप 1 रुपया हमको दीजिए, अपनी अर्थव्यवस्था से 4 रुपया कमाइए। अभी हमने आपको बताया कि बिग इंफ्रास्ट्रक्चर पुश गवर्नमेंट करेगी। जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम 25,000 किलोमीटर हाईवे एक्सपेंड करेंगे। कब करेंगे?
22-23 में 48,000 करोड़ रुपया पीएम हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे, 5 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट करेंगे, 60,000 करोड़ रुपया नल से जल स्कीम में करेंगे, मतलब टैप वाटर देंगे, 400 वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे। पर्वतमाला प्रोजेक्ट क्या है? पर्वतमाला प्रोजेक्ट है कि अगर आप हिली टेरेन में देखेंगे हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में तो रोड बहुत अनइवन होता है, तो उसके लिए रोप लगा देंगे, जो ट्रॉली और ट्रैम्स चलते हैं उस तरह का सिस्टम और मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर सरकार फोकस कर रही है, और कारण उसका वही है जो भी हमने आपको बताया कि अभी कंजम्पशन ये वाला पैरामीटर डाउन है, इन्वेस्टमेंट डाउन है। क्यों डाउन है? कभी कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है। इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब ये मूव करेगा, और ये तभी मूव करेगा जब गवर्नमेंट अभी मूव कराएगी। तो गवर्नमेंट कैसे मूव कराएगी? गवर्नमेंट अभी जॉब क्रिएट करेगी, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करके जॉब क्रिएट करना चाह रही है। तो अभी जो ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ है वो है गवर्नमेंट। अब देखिए, हमने ये पूछा कि बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्यों इतना ध्यान दिया जा रहा है। अगर अभी आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, जब हमने आपको बताया, तो अभी भी गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रिएट करेंगे। कब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रिएट कर देंगे? 2024-25 तक। 2024-25 तक $5 ट्रिलियन। इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रिएट किया जा सकता है, पर उसके लिए आपको 1.4 ट्रिलियन रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उस पैसा को इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का गठन किया है, और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है 111 लाख करोड़ का बना है। और वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या करेगा? वही उसी के थ्रू आप यहाँ पर पैसा लगाएंगे, रिवर स्कीम्स में लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, रोड बनाएंगे और सब चीज़ करेंगे। इसीलिए बिग इंफ्रास्ट्रक्चर पुश पे है, क्योंकि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को अचीव करना चाहते हैं। अभी आप देखिए कि जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, उसके लिए अभी केन बेतवा वाला जो लिंक प्रोजेक्ट है, उसको तकरीबन 1400 करोड़ रुपया का मंजूरी मिल गया है। जबकि अगर आप उसका देखेंगे तो तकरीबन 49,000 करोड़, एग्जैक्ट डेटा मत रखिएगा, तकरीबन 49,000 करोड़ रुपया जो है उसका खर्च आएगा, जो केन और बेतवा दोनों यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं, जिसमें पानी केन से बेतवा में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ताकि जो ड्रॉट है और ऐसे एरिया जहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहे हैं, जो बुंदेलखंड वगैरह वाला जो एरिया है, वहाँ पे पानी भी पहुँचेगा, उससे बिजली भी हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से पैदा करेंगे। तो इस तरह से खर्च है ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। वाई सो मच फोकस? देखिए, हमने आपको बताया कि द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड एट 10.68 लाख करोड़। देखिए, अभी अब तक हमने क्या आपसे बात किया था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है मैं आपको बता चुका हूं, पर इसमें क्या बात हो रही है? इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर कपल्ड विथ ग्रांट given to a state for creation of capital asset। जो केंद्र सरकार है ग्रांट देती है, किसको ग्रांट देती है? राज्यों को ग्रांट देती है। क्यों देती है? कि अगर आप भी कुछ कैपिटल एसेट क्रिएट करना चाहते हैं, अगर स्टेट कुछ अपना पोर्ट क्रिएट करना चाहता है, स्टेट कुछ अपना रोड क्रिएट करना चाहता है, अगर वो जो ग्रांट आप उसमें खर्च करेंगे, वो भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं, और आप पाते हैं कि 10.68 लाख करोड़ रुपया आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च होगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का इकोनॉमी में स्पिल ओवर इफेक्ट होता है, और ये स्पिल ओवर इफेक्ट जो होता है बहुत ही पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट है, जहाँ पे 1 रुपया इन्वेस्ट करने पे 4 रुपया तक, 2.5 से 4 रुपया तक का स्पिल होता है। ठीक है, आपको बता ही चुके हैं कि अगर रोड बनता है तो सीमेंट, छड़, गिट्टी, उसमें जॉब क्रिएशन भी होता है, तो रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब आप देखिए, ऑपरेटिंग रेशियो का भी जिक्र आएगा, अभी उसको बताते हैं। अपने इस जो रेलवे वाला जो सेगमेंट है, उसमें 400 वंदे भारत ट्रेन चलेंगे। एक वंदे भारत ट्रेन का खर्चा आएगा 25 करोड़ रुपया। अभी तक जो वंदे भारत ट्रेन था, 105 या 106 वंदे भारत ट्रेन बन रहे थे, वो स्टील की बॉडी थी। अब जो बॉडी बनेगी एल्युमिनियम की बॉडी बनेगी। उससे बेनिफिट क्या होगा? बॉडी हल्का होगा, फास्टर मूव करेगा, और दूसरी बात यह है कि वंदे भारत ट्रेन में सेल्फ ट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रिक इंजन होता है, उस तरह से चलता है। तो याद रखिएगा कि वंदे भारत ट्रेन आर नोन फॉर देयर फास्ट, बहुत फास्ट होते हैं, और इंजनलेस ट्रेन है जिसमें आप इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम यूज होता है। अब देखिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा रेलवे के लिए? 2.45 लाख करोड़। बता चुका हूं कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्यों।
1.9 लाख करोड़ रुपया दिया गया है हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए। क्यों? हाईवे इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। 1400 करोड़ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। सेकेंड प्रोजेक्ट जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है वो बिहार से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट। अभी इसकी सैंक्शन नहीं हो पाया है। मेची किसकी ट्रिब्यूटरी है? महानंदा की। पानी कहाँ से ट्रांसफर होगा? कोसी से मेची। कोसी में इतना ज़्यादा बाढ़ आता है कि कोसी को सौर ऑफ बिहार कहते हैं। एक है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा बॉर्डर के लिए। जैसे अगर आप अरुणाचल प्रदेश वगैरह में देखें तो वहाँ पे टेरेन इतना ख़राब है और चाइना वहाँ पे पहुँचा हुआ है, तो वहाँ पर हम इंफ्रा क्रिएट करेंगे और उन लोगों के जो गांव के लोग हैं उनके लाइफ को आसान बनाने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सरकार चलाएगी। पर्वतमाला प्रोजेक्ट चलाएगी फॉर द हिरी बेल्ट लाइक हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर। कॉन्ट्रैक्ट फॉर 8 रुपये प्रोजेक्ट टू बी अवार्डेड इन 20 साइज फॉर द स्टार्ट। जो भी आपको बताया ना कि टेरेन के चलते दिक्कत होती है तो हम रोपवे सिस्टम लगा देंगे और 22-23 में 60 किलोमीटर लेंथ तक हम लोग रोपवे लगाएंगे, जिसके लिए 8 रुपये प्रोजेक्ट को पीपीपी मॉडल के थ्रू सैंक्शन किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू। अब प्रश्न ये उठता है कि जो रेलवे वाला केस है उसमें ये कहा गया है कि साहब रेलवे का भी ऑपरेटिंग रेशियो जो है 98.93% है। अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम ऑपरेटिंग रेशियो को 98% तक लेके आ जाएंगे, पर प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज दिस ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है कि 1 रुपया कमाने के लिए रेलवे ने कितना खर्च किया। अगर 98 है मतलब 100 रुपया कमाने के लिए रेलवे को 98 रुपया खर्च होता है। अगर हम कहते हैं कि अगर रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 50 है मतलब 100 रुपया कमाने के लिए रेलवे का खर्च 50 रुपया होता है। इसका मतलब कि जितना कम ऑपरेटिंग रेशियो है उतना अच्छा है, और ऑपरेटिंग रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रेलवे के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऑपरेटिंग रेशियो इज यूज टू गेज द परफॉर्मेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। मेटी लिख सकता है, डिफेंस सेक्टर लिख सकता है, होम मिनिस्ट्री लिख सकता है। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो है एक टेक्निकल टर्म है जो रेलवे के परफॉर्मेंस के उसके एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए यूज होता है। कि मानते हैं कि 1 रुपया कमाने के लिए रेलवे को कितना खर्च करना पड़ता है, 98 मतलब 98 पैसा हो गया। तो 100 रुपया का मतलब अभी मतलब 99 रुपया के आसपास, मतलब बेनिफिट तो चल ही नहीं रहा है रेलवे। मतलब 1 रुपया कमाते हो तो 98 से 99 पैसा खर्च कर देते हो। तो टारगेट है कि हम 98% कर देंगे कि अगर हमको 100 रुपया उदाहरण के तौर पे अगर हम कमा रहे हैं तो 98 रुपया ही हमारा खर्च आना चाहिए। अब प्रश्न है कि इज हाई और लो वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो गुड। आपको पता है कि कैसा होगा, जितना लो वैल्यू रहेगा ऑपरेटिंग रेशियो का उतना अच्छा रहेगा। अब देखिए अभी जो रेलवे का बजट का एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट रहा है कि हम लोग डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे। कैसे और इसके जो डिटेल्स हैं वो बाद में पता चलेगा, पर ये तो है कि डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे 2022-23 में। डिजिटल करेंसी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ द फिएट करेंसी दैट कैन बी यूजिंग अ वैलेट backed by the blockchain technology and that will be regulated by the central bank। क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अभी डिस्कस कर देंगे। एक चीज और बजट में कहा गया कि जो डिजिटल एसेट्स हैं उन पर 30% का टैक्स लगेगा, और याद रखिएगा कि हमारे और आपके लिए जो टैक्स स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। टैक्स स्लैब जो पहले था जस्ट का तस है कि 2.5 लाख रुपया के जो नीचे इनकम है नील लगेगा। 5 लाख रुपया पे क्या 5% लगेगा, 10% लगेगा, 15% है, वो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। उन चीज़ों को आप पढ़िए भी मत। अब देखिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। क्यों? डिजिटल करेंसी विल लीड टू अ मोर एफिशिएंट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम। ये निर्मला सीतारमण जी ने स्टेटमेंट दिया हाउस में। अब देखिए कि ये जो टैक्स लगेगा 30% डिजिटल एसेट्स पर, तो आपके जहन में उठ रहा हो कि डिजिटल एसेट्स होता क्या है। तो फाइनेंस बिल में कहा गया है एनी इंफॉर्मेशन और कोड और नंबर और टोकन जनरेटेड थ्रू द क्रिप्टोग्राफिक मीन्स और अदरवाइज, जहां भी क्रिप्टोग्राफी के थ्रू अगर वो जनरेट हुआ है तो उसको हम डिजिटल एसेट कहेंगे। इट कैन बी ट्रांसफर्ड, स्टोर्ड और ट्रेडेड इलेक्ट्रॉनिकली। देखिए अभी इसका बहुत डिटेल पता किसी को नहीं है, बस जो भी क्रिप्टोग्राफी के थ्रू जनरेट होगा उसको आप कहेंगे कि डिजिटल एसेट है। अभी नया नया लॉन्च हुआ है, इसका जो डिटेल्स है अभी आना मार्केट में या जो जनरल पब्लिक में अभी नहीं डिटेल्स को दिया गया है, तो इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा कि 30% का टैक्स लगेगा। ये फाइनेंस बिल में स्टेटमेंट था तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। डिटेल्स अभी नहीं दिया गया है सरकार के द्वारा, सो इट इज़ न्यूज़ इन ट्रांजिशन।
इसको हम लोग टैप करेंगे। ठीक है, इट इज़ अ न्यूज़ इन ट्रांजिशन। अभी आपको हमने बताया कि जो डिजिटल करेंसी अपना होगा ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होता है ये कुछ नहीं है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, डिस्ट्रीब्यूटेड बही खाता है, इसमें आप भी कुछ चेंज कर सकते हैं, हम भी चेंज कर सकते हैं। हमने कुछ ट्रांजैक्शन किया, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, आपने कुछ ट्रांजैक्शन किया, ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। यही कहते हैं आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है तो इसका जो अपडेट होता है वो रियल टाइम बेसिस में होता है। जब रियल टाइम बेसिस में हो सकता है तो इसको आप बाद में फोर्ज नहीं कर सकते हैं, छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, डेटा को नहीं बदल सकते हैं। जब आप फोर्ज नहीं करेंगे, डेटा को नहीं बदलेंगे, तो ये क्या क्या इंश्योर करता है? तो जो बही खाता होगा उसमें ट्रांसपेरेंसी होगा। और यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो मेन उसका जेवल इन द क्राउन है, जिसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जाना जाता है, वही यही है कि ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। हाउ इट विल बी अ चैलेंज टू टैक्स द डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी को हमने कह तो दिया कि 30% टैक्स करेंगे, पर अभी तक कौन इसको रेगुलेट करेगा? इसको रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो अभी सरकार कब बनाएगी, कैसे बनाएगी, इन चीज़ों पर सरकार को सोचना पड़ेगा। तो ये एनालिटिकल पार्ट है कि अभी कोई भी सेंट्रल रेगुलेटर नहीं है जो डिजिटल करेंसी को टैप करेगा, टैक्स करेगा, कॉन्विवेट करेगा तो फाइन करेगा। सम स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द बजट अगर आप देखते हैं तो ये कहा गया है कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन, 5G का स्पेक्ट्रम एलोकेशन 2022 में हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा मूव है। इसलिए अच्छा मूव है क्योंकि हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग डिजिटल इंडिया कैंपेन को प्रमोट करने के लिए हमें 5G टेक्नोलॉजी चाहिए होगा। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसमें आपका अगर रूम पर बैठे हुए हैं, अपने घर को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, नेट के थ्रू वाईफाई चल रहा है कि नहीं, सब चीज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स को मूव करने के लिए, स्टार्टअप्स को मूव करने के लिए आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होगा। उसके लिए 5G टेक्नोलॉजी को रोल करना एक बहुत ही शानदार मूव है गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा है कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट इन 75 डिस्ट्रिक्ट टू पुश द डिजिटल ग्रोथ, कि हम लोग डिजिटल जो ग्रोथ होता है, जो डिजिटल मार्केटिंग है, जो डिजिटल बैंकिंग है, उसको करने के लिए 75 डिजिटल बैंक खोलेंगे 75 डिस्ट्रिक्ट में। ये सब कुछ नहीं है डूइंग अवे विद द पेपर वर्क। डिजिटल बैंक आप उसको कहते हैं कि वहाँ पे पेपर वर्क कुछ भी नहीं होगा। यूजुअली आप चेक साइन करते हैं, ड्राफ्ट साइन करते हैं, तो पेपर पर बनता है, वो सब जो है डिजिटल ही होगा। तो ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से रिलेटेड है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का जब भी मेंस में क्वेश्चन आएगा तो इसको आप सब्सटेंशिएट करिएगा कि सरकार जो है 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट चलाएगी 75 डिस्ट्रिक्ट में, जो पेपरलेस रहेगा। मनरेगा बजट रिमेंड एट 73,000 करोड़ फॉर दिस ईयर। और ये मूव का बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। जैसे इस मूव ऑफ गवर्नमेंट का बहुत तारीफ हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो सरकार ने पैसा लगाया उसका बहुत तारीफ हो रहा है, पर मनरेगा के केस में बहुत ही लोग इसको क्रिटिकल हैं कि 73,000 करोड़ ही क्यों। अभी आपने जो इकोनॉमिक सर्वे में आपने ये कहा कि कोविड लॉकडाउन के समय के चलते, इकोनॉमी स्लंप के चलते मनरेगा का डिमांड हाई है। लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि हमको नौकरी दो। मनरेगा में है क्या? 100 दिन का लीगल इंटाइटलमेंट है, आपको देना ही है। अगर कोई ग्रामीण आदमी मांग दिया, बेरोजगार आदमी, अनस्किल्ड आदमी नौकरी मांग दिया, तो 100 दिन का लीगल इंटाइटलमेंट है कि आपको देना ही है। और मनरेगा याद रखिएगा अमृत कलश के रूप में, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, जो वर्ल्ड के बेस्ट इकोनॉमिस्ट है, जैसे जो भी बेस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे अभी आप अगर बसु साहब को देखेंगे जो IMF में रहे हैं, अमर्त्य सेन हैं, इन लोगों ने कहा है कि भारत का एक अमृत कलश है मनरेगा के रूप में, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से चला रहा है। क्योंकि 100 दिन का इंटाइटलमेंट मिलता है तो लोग को कहीं जाना नहीं पड़ता है वहीं पर। और साथ में क्या होता है कि एक अच्छा निर्माण हो जाता है, गाँव में तालाब खुद गया, कुछ और हो गया, तो गांव में एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होता है, नौकरी भी मिल जाती है। जब इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है उस समय मनरेगा का बजट नहीं बढ़ाना एक अच्छा स्टेप और एक अच्छा साइन नहीं माना गया है रूरल अर्थव्यवस्था के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बना है, जिसके मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो अभी हैं अमित शाह जी, उसके ही मिनिस्टर हैं। उसमें 900 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को पहले 18.5% था,
कोऑपरेटिव सेक्टर पे उसको घटाकर 15% कर दिया गया है और सब कंपनीज के बराबर। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स उन कंपनियों पर लगता है जो अपने जो बैलेंस शीट है उसको फोर्ज कर देती हैं और इस तरह से दिखा देंगे कि उनका नेट प्रॉफिट कुछ हुआ ही नहीं है, नेट प्रॉफिट जीरो दिखा देंगे। जब नेट प्रॉफिट जीरो दिखा देंगे तो क्या होगा, उन पर टैक्स लगेगा ही नहीं। तो ऐसे टैक्स को इवेडर्स को चेक करने के लिए सरकार मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लेकर आई थी कि आपका प्रॉफिट हो या नहीं हो, आपको 15% तो अब टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये एक अच्छा मूव है कि पहले 18.5% था, अब 15% कर दिया गया है, कोऑपरेटिव सेक्टर को ताकत मिलेगी। अब देखिए एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को थोड़ा सा पढ़ना होगा क्योंकि अभी फार्मर्स का प्रोजेक्ट वगैरह चला है। तो याद रखिए कि इसमें एक नाबार्ड फंड क्रिएट किया गया है जो सबसे अच्छा है। नाबार्ड फंड जो क्रिएट होगा, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्टार्टअप हैं उनके लिए फंड क्रिएट किया गया है। तो सरकार का ये एक बहुत ही शानदार मूव है और अच्छा मूव है। एक केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग करने की बात हुई है कि गंगा अगर ये फ्लो कर रही है तो इसके 5 किलोमीटर तक हम लोग केमिकल फ्री फार्मिंग करेंगे। केमिकल फ्री फार्मिंग का मतलब है कि गाय का डंग यूज़ करेंगे और वही सब, मतलब केमिकल मैन्यूअर्स के जगह हम लोग डंग वगैरह यूज़ करेंगे, नेचुरली उसको करेंगे। तो ये एक मूव है, लेकिन लोग इसका विरोध थोड़ा कर रहे हैं क्योंकि केमिकल फ्री फार्मिंग में क्या प्रॉब्लम है कि यील्ड कमज़ोर होता है। तो जो वहाँ के किसान हैं वो थोड़े नाखुश हैं कि साहब ये तो ठीक है कि आप केमिकल फ्री फार्मिंग करना चाहते हैं, पर व्हाट अबाउट द यील्ड, आखिर में जो दर निकलता है वो कम निकलता है। 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ द एमएसपी वैल्यू, अभी किसान आंदोलन वगैरह चला है तो इतना रुपया एलोकेट किया गया है एमएसपी के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए। पीपीपी प्लान फॉर द सर्विस डिलीवरी टू द फार्मर्स में जो पब्लिक जो ट्रिपल पी सिस्टम चलता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे, आप देखिए तो 900 करोड़ एलोकेट किया गया है। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को बता चुका हूँ, 15% हो चुका है। पीएम किसान जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आप किसान को करते हैं उसका 65,000 करोड़ रुपया पिछले साल तक बजट था, 3,000 करोड़ रुपया और बढ़ा दिया गया है। इसके तहत आप 2,000 रुपया इंस्टॉलमेंट में करके आप देते रहते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट वगैरह में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो पहले जितना बजट था उतना ही रखा गया है और जो किसान को जो फसल बीमा योजना के तहत जो किसान को जो क्षति होती है उसको मापने के लिए किसान ड्रोन के थ्रू उसका मैपिंग किया जाएगा और उनको कंपनसेट किया जाएगा। अब आप एजुकेशन के क्षेत्र में देखें तो एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रावधान है जो डिजिटल इंडिया को स्ट्रेंथन करेगा, और एक है कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम एक्सपेंडेड फ्रॉम 12 to 200 टीवी चैनल। इसके तहत क्या होता है कि जो एनसीईआरटी का जो कैंपस है वहाँ से लेक्चर्स को विद्वानों के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है और जो डिजिटल अपना जो डीडी दूरदर्शन वगैरह होता है उनका जो चैनल्स है उसके माध्यम से उसका टाइम तय कर दिया जाता है कि इस समय हिस्ट्री चलेगा, केमिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी चलेगा, और उसको वहाँ पर दिखाया जाता है। जो ग्रामीण बच्चे हैं उससे पढ़ते हैं। तो अब 200 चैनल करने का प्रावधान किया गया है। 750 वर्चुअल लैब्स इन द साइंस एंड मैथ करेंगे। तो इस तरह से फोकस जो रहा है हेल्थ पर, इस बार डिजिटल मिशन पर ही फोकस रहा है। अब देखिए जो बजट का आप देखेंगे तो ये जो बजट है आप इसको मेंस आंसर राइटिंग में जो आत्मनिर्भर भारत वाला है पोर्शन वहाँ पर कोट करिएगा। क्या किया गया है कि बजट जो डिफेंस का एलोकेट किया गया है वो 5.25 लाख करोड़ है। डेटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि 68% ऑफ द डिफेंस कैपिटल प्रोक्यूरमेंट बजट हैज़ बीन एलोकेटेड टुवर्ड्स द लोकल प्रोक्यूरमेंट। जो भी लोकल प्रोक्यूरमेंट होगा उसमें 68% आपको डोमेस्टिक फर्म्स का या लोकली मतलब वोकल फॉर लोकल जो प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव था उसके तहत ये किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को ये बॉल्स्टर करेगा जिसमें 68% ऑफ द जो कैपिटल प्रोक्यूरमेंट होगा वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कंपनीज या डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड सामान को डिफेंस मिनिस्ट्री प्रोक्योर करेगी। इसका बजट बहुत ह्यूज है, इसका मतलब एक मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। दूसरी बात यह है कि डिफेंस अपना R&D सेक्टर को करता है, जैसे DRDO वगैरह जो रिसर्च प्रोजेक्ट लेते हैं, IITs वगैरह को देते हैं, तो उसमें 25% ऑफ द डिफेंस R&D बजट विल बी रिजर्व फॉर द स्टार्टअप एंड द प्राइवेट एंटिटी। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है कि स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा। वो स्टार्टअप कहाँ के होते हैं? टेक्निकल IITs के होंगे, NIT के होंगे, अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के होंगे, वहाँ के बच्चों को स्टार्टअप करेंगे और इस तरह से डिफेंस में
डिफेंस में इंडिजिनाइजेशन को प्रमोट भी करेंगे, स्टार्टअप भी प्रमोट होगा और पैसा भी हमारा बहुत बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये भी एक बहुत ही अच्छा मूव है किसके लिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। हेल्थ रिसर्च एलोकेटेड, अब जो हेल्थ का अगर आप बजट देखेंगे तो बेसिकली हेल्थ वाला बजट में कुछ भी फोकस नहीं है, बेसिक मेंटल हेल्थ पर फोकस है। क्यों? क्योंकि आपको पता हो गया कि बहुत लोगों को कोविड के बाद जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं, फॉगी ब्रेन, चक्कर आना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, उस पर ध्यान दिया गया है। पर इसका एक क्रिटिसिज्म ये किया गया है कि जो हेल्थ रिसर्च में जिसके थ्रू हम लोगों ने वैक्सीन को डेवलप किया, उसके लिए मात्र 3200 करोड़ एलोकेट किया गया है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जो एलोकेशन है कम से कम 5000 करोड़ मिनिमम होना चाहिए था, ये लोकेशन कम है। तो ये जो है, जो हेल्थ वाला जो पोर्शन है उसका एक मेजर क्रिटिसिज्म है। अगर आप देखेंगे तो टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कि अगर कोई बिहार के गांव में एक आदमी बैठा हुआ है, उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल स्ट्रेस है, तो दिल्ली में एम्स में बैठा हुआ डॉक्टर है, उसके थ्रू वो कनेक्ट कर लेगा, डिजिटली फ़ोन के थ्रू रजिस्टर करेगा, टाइम एलोकेट होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप अपना सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 2 लाख आंगनवाड़ी टू बी, ये भी एक सिंपल है, उसको आप देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। 2 लाख आंगनवाड़ी टू बी अपग्रेडेड टू द सक्षम आंगनवाड़ी। सक्षम आंगनवाड़ी का मतलब होता है कि आंगनवाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाएगा। यूजुअली आप देखते हैं कि बहुत ही रुग्ण अवस्था में रहते हैं, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जाएगा। दूसरी बात उसमें यह है कि ऑडियो विजुअल एड्स दिया जाएगा और बिजली वगैरह जो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है वो क्लीन एनर्जी दिया जाएगा। क्लीन एनर्जी कैसे, मतलब सोलर प्लेट्स वगैरह लगाए जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि सक्षम आंगनवाड़ी का मतलब होता है सक्षम मतलब स्वस्थ आंगनवाड़ी, क्योंकि आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे का लालन पालन होता है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा, टीवी लगाया जाएगा, ऑडियो विजुअल सिस्टम्स वगैरह दिया जाएगा, ताकि एक बहुत ही स्वस्थ और एक सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में दिखे। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ खर्च होता है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके प्रीलिम्स के लिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके प्रश्न यहीं से मिलते हैं। अगर आप देखेंगे कि ये मेरा पर्स है, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है हम लोग का बोरोइंग है। 35% खर्च जो है, 35% पैसा हम लोग बोरो करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट से करते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से करते हैं, वर्ल्ड बैंक से करते हैं। उसके बाद जो हमको पैसा मिलने वाला है जीएसटी से, 3 नंबर पे इनकम टैक्स, 4 पे कॉरपोरेट टैक्स, ये दोनों बराबर है, 15% आएगा। फिर एक्साइज ड्यूटी से इतना आएगा। तो ये आपको अरेंज करने के लिए प्रीलिम्स में दे सकता है और आप इसको करिएगा। तो सबसे ज़्यादा 35% पहला 3-4 याद रखिएगा। अगर टैक्स में देखिएगा तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इनकम टैक्स, फिर कॉरपोरेशन टैक्स। पैसा सबसे ज़्यादा हम लोग खर्च कहाँ करेंगे, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च करेंगे। याद रखिए सबसे ज़्यादा 20% खर्च है। स्टेट का जो शेयर में, जो केंद्र में जो स्टेट का शेयर होता है 2 नंबर पे, वो है 17%। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 15%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में 10%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9%, सब्सिडी 8%, डिफेंस 8%। इस तरह से है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च करते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट किस चीज़ का करते हैं, तो इंटरेस्ट पेमेंट जो हम लोगों ने पैसा उठाया हुआ है, कहाँ से पैसा उठाया हुआ है, ये जो आपका बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ है। आपने वर्ल्ड बैंक से पैसा उठाया है, आप इंटरेस्ट तो देंगे ना उसको, एशियन डेवलपमेंट बैंक को इंटरेस्ट तो देंगे, आपने गवर्नमेंट बॉन्ड जारी किया है, इंटरेस्ट तो देंगे। तो वही चीज़ आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोर्स क्या है, बोरोइंग। सबसे ज़्यादा जाता भी कहाँ है, तो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। पर इसमें बहुत वरी करने का बात नहीं है, क्योंकि हम लोग एक वेलफेयर स्टेट हैं और वेलफेयर स्टेट का और एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो हमारे खर्च तो ज़्यादा रहेंगे ही, और खर्च ज़्यादा कहाँ से लाएंगे, बोरोइंग तो करना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जाता है पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में। अब देखिए कि बार बार आपसे एक चीज़ हमेशा न्यूज़ वगैरह में आप सुनते रहते होंगे, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट को अगर बहुत साधारण भाषा में समझें तो ये बताता है कि गवर्नमेंट का नेट बोरोइंग रिक्वायरमेंट कितना है। मतलब
बहुत लेमैन टर्म्स में समझे तो गवर्नमेंट 100 रुपया कमाती है और गवर्नमेंट का 150 रुपया खर्च है, तो ये जो 50 रुपया एक्स्ट्रा है, बहुत लेमैन टर्म्स में समझा रहा हूँ, नहीं तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट वगैरह टेक्निकल चीज़ है, स्टैटिक का पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। पर ये अगर मोटा मोटी समझें तो जो 50 रुपया एक्स्ट्रा है, इसी को आप कहते हैं कि गवर्नमेंट 50 रुपया के फिजिकल डेफिसिट में है, यही रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट का। अगर इस बार देखें कि कितना टारगेट किया गया है, तो इस बार फिजिकल डेफिसिट जो है 6.4% टारगेट किया गया है, और ये जो डेटा है यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है, जो केंद्र सरकार ने, कि अभी तो 6.4% टारगेट किए हैं, पर इस पैसा को, फिजिकल डेफिसिट को 4.5% लेके आ जाना है 20, 25, 26 तक। ये दोनों डेटा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अभी वाला जो फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, फिजिकल डेफिसिट हैज बीन रिवाइज्ड अपवर्ड एट 6.9%। अभी जो इस साल का टारगेट कितना था, इस साल का टारगेट पिछले साल के बजट में डिसाइड किया गया था कि हमारा फिजिकल डेफिसिट 6.8% रहेगा, पर कोविड के चलते, सेकेंड वेव के चलते फिजिकल डेफिसिट को, मतलब क्या, मतलब सरकार ने सोची हो कि 150 रुपया खर्च करेंगे, अब मानते हैं कि 160 रुपया हो गया होगा, तो जो भी बजट था उसका पहले 6.8% टारगेट किया गया था फिजिकल डेफिसिट, अब फिजिकल डेफिसिट पाया गया है कि 6.9% रहेगा। और यही इकोनॉमिक सर्वे भी इस चीज़ को सब्सटेंशिएट करता है कि जो भी फिजिकल डेफिसिट टारगेट किया गया है, भारत सरकार उसको अचीव कर लेगी। तो 6.9% हो गया है रिवाइज करके, जो 6.8% एस्टिमेटेड था। इस बार का टारगेट 6.4% है, और ये सरकार ने कहा है कि 20, 25, 26 तक हम लोग 4.5% लेकर आ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि भारत में एक FRBM एक्ट है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो NK सिंह कमेटी बनती है, बिहार के ही हैं NK सिंह, और उनके अधीनस्थ कमेटी बनती है FRBM एक्ट के लिए, और उसमें चेंजेस भी लाने के लिए FRBM कमेटी कहलाता है। अब आप देखिए, तो स्लाइड मिस नहीं किया ना, नहीं, अगर हम एक देखें तो अभी आपको हमने शुरू में एक क्वेश्चन दिया था कि पीएम गति स्कीम, पीएम गति स्कीम क्या है? पीएम गति स्कीम एम्स टू ब्रिंग 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेलवे, रोड, हाईवे फॉर integrated and coordinated implementation इंफ्रा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो पीएम गति स्कीम के तहत ही आपको देखते हैं 25,000 किलोमीटर आपको बता चुके हैं, आप इसको देख लीजिएगा कि 400 नया वंदे भारत ट्रेन चलेगा, हर स्टेशन 1 प्रोडक्ट रहेगा। उतना ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पीएम गति स्कीम पता होना चाहिए कि इनिशिएटिव है कि एक हम डिजिटल सिस्टम रखे, जहाँ पर रेलवे भी रहे, रोड भी रहे, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री भी रहे, हाईवे रहे, और सब हम लोग एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में। आप देखेंगे कि अगर रेलवे बन रहा है तो रेलवे में फिर ब्रिज बनाना पड़ता है, तो बहुत तरह का क्लियरेंस का दिक्कत पड़ता है। उस क्लियरेंस वगैरह को सॉर्ट आउट करने के लिए पीएम गति स्कीम इनिशिएटिव किया गया है कि उसके तहत क्या है कि हम लोग सब कोई बैठेंगे, आपके सेक्रेटरी बैठेंगे, रेलवे के सेक्रेटरी बैठेंगे, सब एक जगह बैठेंगे और डिजिटली कनेक्ट हो जाएंगे, और जो भी क्लियरेंस वगैरह है उसको सॉर्ट आउट करके जल्दी से उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मूव किया जाएगा। पता चलता है कि रेलवे का प्रोजेक्ट है तो रोड वाला उसको विरोध करता है, रोड का प्रोजेक्ट है तो रेलवे क्लियरेंस नहीं देता है। आप डिजिटली कनेक्ट हो जाइए, रोड सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं, रेलवे सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं, क्या इशू है उसको सॉर्ट आउट करके इसको क्लियरेंस देके इसको जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट करने का ही प्रावधान है पीएम गति स्कीम के तहत। एक चीज़ आपको हम और यहाँ पर बताते चले, जीडीपी जो है वो है C+I+G+NX। अभी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डाउन चल रहा है। क्यों डाउन चल रहा है? लोगों के पास जॉब नहीं है। अभी एक ही पहिया मूव कर सकता है इकोनॉमी को, वो है गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट मूव कर रही है पहिया को, इसको आप कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको 100 रुपया खर्चा आमदनी है, पर वो 200 रुपया खर्चा कर रही है बोरोइंग ले लेके। क्यों? जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी पोर्ट में, रोड में, रेलवे में, पहले बता चुका हूँ, तो उसका क्या है
स्पिल ओवर इफेक्ट आएंगे। जब स्पिल ओवर इफेक्ट कैसे आएंगे? जॉब क्रिएट होगा, जॉब क्रिएट होगा तो हम और आप टीवी मांगेंगे, फ्रिज मांगेंगे, कूलर मांगेंगे, तो इसका मतलब जॉब क्रिएट होगा तो कंजम्पशन क्रिएट होगा। जब कंजम्पशन क्रिएट होगा तो उस कंजम्पशन को भरने के लिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगी। तो आपने क्या किया? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू आपने इस पहिया को चला दिया, 4 पहिया में। इस पहिया को चलने के बाद ये आई चलने लगा, क्योंकि आपका जो प्राइवेट कंजम्पशन हुआ उसके लिए इन्वेस्टमेंट आगे आ गया, और फिर एनएक्स जो है वो तो नेट एक्सपोर्ट चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, बाकी और हम लोग कुछ मेंस वगैरह में इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।